की जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। देखते हैं इस फैसले से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गोंड भारिया जैसी जनजातियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने 5 राज्यों छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में करीब 15 जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। गोंड जाति की 5 उपजातियों धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। इस फैसले के बाद देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 705 से बढ़कर 720 हो गई है। 5 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के संबंध में एक अभूतपूर्व फैसला जो वर्षों से लंबित था उस पर लिया गया है और मैं समझता हूं कि इस तरह के मामले में फैसला हो जाने से उन राज्य के तमाम ऐसे लोगों को अनुसूची में शामिल करते हुए आगामी दिनों में उन्हें लाभ प्राप्त होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 8.6% है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में यूपी के रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही कर दिया गया है। विषय को विस्तार से जानने समझने की कोशिश करेंगे जनजातीय कार्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आर जया जी से। आर जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंत्रिमंडल की बैठक में देश के 5 राज्यों की जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। इस पूरे फैसले को कैसे समझा जाए? देखिए, ऐसा है कि आप जानते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जो है शेड्यूलिंग ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एसटी डिक्लेयर करने के लिए, नोटिफाई करने के लिए एक प्रक्रिया गया है। उसमें यही कहा जाता है कि ये जो सूची जो होती है, अनुसूचित जनजाति की सूची जो होती है, वो स्टेट स्पेसिफिक होती है। तो राज्य का पहला जो सूची निकलता है, अनुसूचित जातियों का सूची जो निकलता है, वो एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से निकलता है और उसमें अगर कोई भी संशोधन होना हो, कोई भी अमेंडमेंट होना हो, तो वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट के जरिए ही हो सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके तहत जो है एक प्रक्रिया है जिसके तहत जो है कैसे पार्लियामेंट में बिल लाया जा सकता है, ये इसका एक प्रक्रिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। और उस प्रक्रिया के दौरान ये है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल भेजता है और उस स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल को भारत के सरकार में जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उसको जांच पड़ताल करते हैं कि जो है वो खरा उतरता है या नहीं, और उसके बाद जो है वो जाता है NCST को, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। इन दोनों की अगर सहमति हो तो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के दौरान कैबिनेट के सामने ये प्रपोजल लाया जाता है कि ऐसा एक बिल हम प्रस्तुत पार्लियामेंट में करके, संसद में हम प्रस्तुत करें करके। तो कल का जो निर्णय जो हमारे कैबिनेट ने लिया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो ये है कि 5 राज्यों में किस तरह से अनुसूचित जनजातियों कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में, अपने अपने राज्यों के सूची में शामिल करने की मंजूरी मिली है। इसके पश्चात जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसके दौरान जो है ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। तो कल का महत्वपूर्ण डिसीजन है कि इन समुदायों को, छत्तीसगढ़ में 12 ऐसे समुदाय जो हैं, तमिलनाडु में 2 समुदाय हैं, हाटी समुदाय है हिमाचल प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में 5, जैसे आपने बताया, गोंड और गोंड के सिनोनिम जातियां जो हैं, उनका जो है पहले से ही बिल है पार्लियामेंट में, लेकिन उसमें जो है एक पर्टिकुलर जिले का जो है नाम बदलवाना था, तो उसके लिए जो है कल मंजूरी मिला है। वहाँ स्टेट गवर्नमेंट में नाम बदल गया था, संत रविदास नगर का नाम, तो वो जो है पार्लियामेंट के बिल में भी वही नाम आना है कि उसका संशोधन के लिए कल अप्रूवल मिला है। तो ये इस तरह से जो है इन सारी जनजातियों, इन सारे समुदायों को जनजाति दर्जा मिल जाएगा।
अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाएगा। ये दर्जा मिल जाएगा। और आपने जैसा कहा कि 5 राज्यों की जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है और उसके लिए कहीं ना कहीं इन राज्यों की सरकारों को भी गुड फेथ में लाया गया है। लेकिन ये दर्जा मिलने के बाद क्या इनके जीवन में बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव आएगा। ये एक तो जो है अनुसूचित जनजाति का जो है सर्टिफिकेट लेने के लिए इन जातियों के जो सदस्य हैं वो अर्हता प्राप्त कर लेंगे और उसके जरिए चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स में या गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में जहां पर भी रिजर्वेशन हो उसके लिए ये अर्हता प्राप्त कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि जो है जहां जहां एसटीज के लिए जो स्पेसिफिक कानून है या स्कीम्स हैं उसके लिए इन समुदायों को भी अर्हता प्राप्त हो जाएगी। जैसे स्कॉलरशिप्स हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, उनमें जो है इन समुदायों के बच्चे भी जो है अपना अर्जी दे सकते हैं। उसी तरह लैंड के रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस हैं अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट में एसटीज के लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए वो अर्हता प्राप्त कर लेंगे। इस तरह कोई भी कानून या पॉलिसी या जो भी नीति या प्रोग्राम या कुछ भी हो सरकार के जरिए जो है जो अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेसिफिकली हो, उनके लिए, उनके जो डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हो, इन सब के लिए ये समुदाय भी जो है अर्हता प्राप्त कर लेंगे। क्या ये बात सही है मैडम कि एथनोग्राफी ना होने की वजह से बहुत सारे समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जा सका था, जबकि बरसों बरस से ये मांग की जा रही थी? ये बात है कि जो है इन सारे जो समुदायों की बात हम लोग कर रहे हैं, कुछ समुदायों का, कई समुदायों का ये बात सच है कि कई सालों से विलंबित रहा है और उसमें जो है कुछ एथनोग्राफिक रिपोर्ट की कमी के कारण कुछ यहाँ पर जो है हम लोगों को ये स्टेट गवर्नमेंट से जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आना था उसके कारण, कई कारणों से वो प्रक्रिया ही बहुत लंबा प्रक्रिया होता है, तो उस कारण से जो है कई चीजें ये बात सच है कि विलंबित रहे हैं और इसीलिए जो है कल का कैबिनेट का जो ये निर्णय है ये बहुत ही जो है हिस्टोरिकल निर्णय है। तो क्या इसमें से इन समुदायों की जिनकी बात हम कर रहे हैं उसमें हाटी समुदाय भी शामिल था? अब एथनोग्राफी जो है कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट से मिलने के बाद इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। ये बात सच है कि हिमाचल प्रदेश का हाटी समुदाय भी जो है कल के निर्णय में ये एक समुदाय ऐसा है जो हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के सूची में जो है लाए जाने का ये मंजूरी दिया गया है। और ये भी सच है कि जो है एथनोग्राफिक रिपोर्ट जो है अब जो आया वो शायद आरजीआई को जो है पुख्ता लगा, तो जो है आरजीआई जब तक अपना सेटिस्फैक्शन नहीं होता है उस एथनोग्राफिक रिपोर्ट के ऊपर, तब तक जो है वो सहमति देने से जो है वो कतराता है। तो इसलिए जो है अब की जो इंफॉर्मेशन आया वो उसको भाया होगा, उसके पैरामीटर्स जो भी हैं वो अपना एक्सपर्टीज जो डिप्लॉय करता है उसके तहत उसने उसको खरा उस एक्सपर्टीज के जरिए वो खरा उतरा होगा। इसी कारण से तो आरजीआई सहमति दी है, नहीं तो आरजीआई सहमति शायद नहीं देता। तो आरजीआई की सहमति के बगैर हम आगे नहीं बढ़ते हैं। जी, कुछ समुदायों की जाति के साथ साथ उपजातियों को भी इसमें शामिल किया गया है। विशेष रूप से अगर बात करें यूपी की गोंड जाति की, इससे जुड़ी 5 उपजातियों को धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राज गोंडा को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। ये किस तरीके से समझ सकते हैं इसको? ये देखिए, जब हम जनजाति समुदायों की बात करते हैं कई बार क्या होता है, 2-3 चीजें होती हैं। ये जो है एक बड़ा समुदाय होता है, उसके तहत जो है उसके सब ट्राइब्स होते हैं। कई जगहों पर एक ही तरह के लोगों को अलग अलग नामों से, जो पर्यायवाची नामों से जो है वो उपजाति हो सकते हैं या पर्यायवाची हो सकते हैं, सिनोनिम्स जो कहते हैं, इस तरह के भी जो है नाम पाए जाते हैं। कुछ जगहों पे जो है क्योंकि वो जिस तरह से उसका उच्चारण होता है, जैसे पंडो अलग अलग तरीके का उच्चारण होता है, तो उसमें जो है स्पेलिंग जो है अलग अलग जगहों पे जो है उनके जो रिकॉर्ड्स में, चाहे वो लैंड
रिकॉर्ड हो या उनके जो भी रिकॉर्ड्स हों, जो इसके लिए एविडेंस होता है, उसमें अलग अलग स्पेलिंग होने के कारण भी हो सकता है कि उनका नाम जो है उस अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में ना हो। तो इसलिए जो है सिनोनिम्स को या फिर सब ट्राइब्स को या फिर जो है इस तरह हम कहते हैं कि वेरिएंट्स, फोनेटिक वेरिएंट्स कहते हैं, जो स्पेलिंग में जो है एक ही जनजाति होती है, लेकिन जो है उसका अलग अलग जगहों पर हर 10 किलोमीटर एक जिले में एक नाम होता है, दूसरे जिले में जो है दूसरा स्पेलिंग होता है। तो इस तरह जो है उस कारण से, क्योंकि वो सूची में उस स्पेलिंग से नहीं है, लिस्टेड नहीं है, तो इस कारण से उनको एसटी सर्टिफिकेट लेने में दिक्कत आती है, वो क्योंकि नोटिफाइड नहीं है उस स्पेलिंग के जरिए या उस पर्टिकुलर सिनोनिम के जरिए। इस कारण से जो है कई समुदाय वंचित रह जाते हैं, कई जो है उप समुदाय वंचित रह जाते हैं। और इसलिए भी कल का डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसे कई केसेस रहे हैं, और जैसे आपने कहा यूपी के भी केसेस सिनोनिम के केसेस हैं। और यूपी की ये भी खासियत है कि और जिले में जो है ये जनजातियां ऑलरेडी जो है सूची में हैं, लेकिन क्योंकि इन जिलों का जो है विभाजन हो गया था, तो जो नए जिले आए, 4 नए जिले जो आए थे, तो उनमें जो है इन्हीं समुदायों को एसटी सूची में नहीं मिलाया गया था। तो उसको जो है अब रेक्टिफाई किया जा रहा है। तो इसका मैडम इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा और सर्टिफिकेट इन समुदायों को कब तक मिल पाएगा? देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, तो ये संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से अनुच्छेद आर्टिकल 342 के हिसाब से हो रहा है। तो पहला नोटिफिकेशन तो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन होता है, जो इन सारे स्टेट्स में हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ जो है जो भी अमेंडमेंट उस नोटिफिकेशन में करना हो, वो पार्लियामेंट के जरिए किया जाएगा। तो पार्लियामेंट के जरिए किया जाएगा, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को भी हमें जो है इसमें अनुपालन करना होगा। तो उस प्रोसीजर का अनुपालन के बाद जो है इसके नोटिफिकेशन होगा। जी, आर जया जी, आपने समय निकाला बहुत सारे बिंदुओं पर